वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ साइंस सेंस। इस सीरीज में स्टूडेंट्स आप साइंस पढ़ेंगे नहीं बल्कि साइंस सीखेंगे। और आज की हमारी इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे साउंड और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन सबसे पहले जरा इस साउंड को गौर से सुनिए। आप फौरन कहेंगे कि सर ये साउंड तो बहुत इरिटेटिंग है। आप इसको नॉइस कहेंगे या शोर कहेंगे। कोई भी साउंड हमें तब अच्छा लगता है जब वो पीरियोडिक हो या रिथमिक हो। मिसाल के तौर पर जरा इस साउंड को सुने। मैं एक स्पेसिफिक टाइम में इस साउंड को 3 दफा प्ले करता हूं। आप देख रहे हैं अभी भी ये काफी बोरिंग है, हालांकि इसमें रिदम है। इसी तरह से एक और साउंड देखिए स्टूडेंट्स, और मैं अब इसको उसी टाइम में 4 दफा रिपीट करता हूं। ये भी आपको बोरिंग ही लग रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपको इकट्ठे सुनाऊं तो जरा देखिए। अब आप कहेंगे कि सर ये शोर नहीं है बल्कि ये तो म्यूजिक है। इसी तरह से अगर मैं एक और साउंड जो कि आपको इस तरह से सुनाई दे रहा है, इसको उतने ही टाइम में 6 दफा रिपीट करूं और वो जो पहले दोनों साउंड्स थे उनके साथ इसको भी ऐड करूं, तो अब हमारे पास ये रिदम कुछ इस तरह से होगा। और मैं चाहूं तो इसमें मजीद रिदम भी ऐड कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमें अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है कि हम म्यूजिक में और शोर में फर्क कर सकें। और आज हम खास तौर पर डिस्कस करेंगे कि ये म्यूजिकल साउंड जो है किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टीचर से ये बार बार सुना होगा कि साउंड एक वेव है, लेकिन वेव क्या होती है? जरा देखें, ये स्प्रिंग के अंदर एक वेव आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये असल में स्प्रिंग के अंदर एक डिस्टर्बेंस है जो क्रिएट कर दी मैंने। इस डिस्टर्बेंस को ही हम वेव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर साउंड भी एक वेव है तो फिर जब वो हवा में से पास करेगी तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेगी, लेकिन साउंड नजर नहीं आती। तो क्या मैं उस डिस्टर्बेंस को इनडायरेक्टली वेरीफाई कर सकता हूं? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मेरे पास साउंड का एक सोर्स मौजूद है। आइए इसको ऑन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इस वक्त फ्लिकर नहीं कर रहा फ्लेम, लेकिन जैसे ही मैं इस फ्लेम को साउंड के करीब लेकर जाता हूं तो आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि ये फ्लिकर करना शुरू हो गया, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि साउंड ने हवा के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि साउंड वाकई हवा में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसको हम एक और तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास साउंड का एक सोर्स है जिसके अंदर मैंने फोग फिल किया। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या वो हवा की डिस्टर्बेंस हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वाकई में ये जो साउंड है हवा के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है उसको हम देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, साउंड के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी अगर कहीं पर भी साउंड है तो वहां पर बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी। हो सकता है आपको दिखाई ना दे वाइब्रेट करते हुए, लेकिन वो वाइब्रेट जरूर कर रही होगी। मिसाल के तौर पर इस ट्यूनिंग फोक को ही देख लें, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाइब्रेट कर रहा होगा। आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देती इसकी वाइब्रेशन, लेकिन इसकी वाइब्रेशन को हम इनडायरेक्टली वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको हिट करके अगर इस पिंग पोंग बॉल के करीब लेकर आऊं तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इसके प्रोंग्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे थे। इसी तरह से एक और तरीके से भी इसको चेक किया जा सकता है कि अगर मैं इसको पानी में डिप करूं तो आप देखेंगे पानी का इस तरह से डिस्प्लेस होना ये बता रहा है कि इसके प्रोंग्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आप लोग कहेंगे कि सर ये तो वाइब्रेशन को हमने इनडायरेक्टली फील किया है, देखा थोड़ी ना है। तो वाइब्रेशन को देखा भी जा सकता है। उसके लिए मुझे एक स्पेशल किस्म की लाइट चाहिए जिसे हम स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि ये लाइट जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑन एंड ऑफ होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर इसने वाइब्रेट करना है। इससे हमें ये वाइब्रेट होता हुआ दिखाई देगा। तो आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप लोग किस तरह से क्लियरली हमें इसके प्रोंग्स वाइब्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, हो सकता है आप मुझसे ये कहें कि सर हमारे पास तो ये स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट नहीं है, तो हम घर के अंदर ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स को वाइब्रेट होते हुए कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए हमारे पास एक ओल्ड टीवी स्क्रीन होनी चाहिए या ओल्ड मॉनिटर होना चाहिए। इसमें एक खास बात यह है कि जब आप
ट्यूनिंग फोक को इसके आगे लेकर जाएंगे तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि वाकई में इसके प्रॉन्ग्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे थे। तो ये सारी बात तो स्टूडेंट्स हो गई ट्यूनिंग फोक के बारे में। आपने देखा जब भी वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये बात सिर्फ ट्यूनिंग फोक तक नहीं है, बल्कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग स्पीकर भी देखते हैं कि वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी जब आप स्लो मोशन में देखेंगे तो ये आपको वाइब्रेट करता हुआ ही नजर आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर इस गिटार को ही देख लीजिए, तो जब मैं इसकी स्ट्रिंग्स को प्लग करता हूं तो आप देखते हैं कि यहां पर भी म्यूजिक यानी कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका मतलब इसकी स्ट्रिंग्स भी वाइब्रेट कर रही होंगी। अगर मैं कैमरा की सेटिंग्स को एडजस्ट करूं तो मैं वाकई में आपको इसकी स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट होता हुआ दिखा सकता हूं। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि अगर हर साउंड के पीछे कोई ना कोई वाइब्रेशन है तो फिर जब सर बोल रहे हैं तो यहां क्या चीज वाइब्रेट कर रही है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं और हमें बोलने के काबिल बनाते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स के प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यही वजह है कि पानी के बगैर पानी की वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती, स्प्रिंग के बगैर स्प्रिंग की वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है और उसको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। आइए इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास एक वैक्यूम जार है जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं एक स्पीकर मौजूद है। ये स्पीकर मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, तो मैं इस मोबाइल के जरिए इस स्पीकर पर एक साउंड प्रोड्यूस करता हूं तो आप लोगों को ये साउंड सुनाई दे रहा है क्योंकि अंदर इस वक्त एयर मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पास ये वैक्यूम पंप मौजूद है और इस वैक्यूम पंप के जरिए मैं इस वैक्यूम जार की सारी एयर सक करके इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके यह चेक करता हूं कि क्या वैक्यूम होने पर मुझे साउंड सुनाई देगा या नहीं देगा। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे उसमें से एयर सक हो रही है तो वो स्पीकर की आवाज कम होती जा रही है और एक वक्त आएगा कि स्पीकर की आवाज हमें सुनाई देना बंद हो जाएगी, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि जब वैक्यूम होगा यानी मीडियम मौजूद नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। और अगर मैं वापस एयर इसमें ऐड कर दूं तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो साउंड वापस आना शुरू हो जाएगा। तो यहां से ये साबित होता है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यही वजह है स्टूडेंट्स कि हमारे सूरज पर बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देते क्योंकि सूरज और जमीन के दरमियान एयर नहीं है बल्कि वैक्यूम है, और इस वैक्यूम की वजह से हम इतने बड़े बड़े धमाके नहीं सुन पाते। वेव्स के बारे में तो सभी ये जानते हैं कि वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेकर जा सकती है, लेकिन क्या साउंड भी ऐसा कर सकता है? ये चेक करने के लिए हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस है। तो ये जो साउंड इसने प्रोड्यूस किया हम चेक करेंगे क्या इसके पास एनर्जी है, क्या ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये चेक करने के लिए मैं इसको एम करता हूं इन स्टाइरोफोम कप्स पर। तो आपने देखा कि वाकई साउंड जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। इसको एक और तरह से भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरे पास दो आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक्स हैं। मैं एक ट्यूनिंग फोक को जब वाइब्रेट करता हूं तो जैसे मैंने इसको रोका आपने देखा अभी भी आवाज आ रही है, इसका मतलब दूसरा ट्यूनिंग फोक जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। उसको किसने वाइब्रेट करवाया? इसका मतलब यह है कि जो इसका साउंड था उसने इस ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करवाया। आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से यूं चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा से वाइब्रेट करवाता हूं और आप देख रहे हैं दूसरा ट्यूनिंग फोक जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से यहां साउंड एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि साउंड बाकी वेव्स की तरह एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। स्टूडेंट्स साउंड को स्टडी करते हुए सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हम साउंड वेव्स को देख नहीं सकते। मैं उस ट्यूनिंग फोक से निकलने वाली साउंड सुन तो सकता हूं लेकिन मुझे इसकी वेव नजर नहीं आ रही, लेकिन हम ऑसिलोस्कोप के जरिए उन वेव्स को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं माइक के करीब इसको लेकर जाता हूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसकी वेव फॉर्म। इस वेव फॉर्म को देखकर हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं साउंड के बारे में, जिसमें पहली बात है साउंड का एक एम्पलीट्यूड भी होता है। और वो एम्पलीट्यूड क्या होता है जरा दोबारा से वेव फॉर्म देखें इस ट्यूनिंग फोक की। ये जो डिस्टेंस मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं या आप कह सकते हैं ये जो हाइट है वेव की, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। ये एम्पलीट्यूड से हमें क्या पता चलता है? एम्पलीट्यूड बताता है कि आवाज कितनी ऊंची होगी या कितनी मध्यम होगी, यानी कितनी लाउड होगी या कितनी फेंट होगी। मिसाल के तौर पर मैंने इस ट्यूनिंग फोक को स्लाइटली हिट किया तो आपने देखा बहुत कम आवाज आ रही है।
क्यों भला? क्योंकि आप वेव फॉर्म में देख रहे हैं एम्पलीट्यूड बहुत कम है, लेकिन जरा इसको अप हिट किया मैंने जोर से तो आपने देखा आवाज बहुत ज्यादा आई। भला क्यों? क्योंकि वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें एक फैक्टर डिस्टेंस का है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ट्यूनिंग फोक को इस माइक से ज्यादा डिस्टेंस पर रखूं तो आप देखेंगे आवाज कम आएगी, लेकिन जैसे जैसे इसको करीब लेकर आऊंगा तो आप देख रहे हैं लाउडनेस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। डिस्टेंस कम तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। यही वजह है कि जब कोई शख्स आपके करीब आकर बात करे तो आपको उसकी आवाज बहुत लाउड सुनाई देती है, लेकिन अगर वो दूर से आपको आवाज दे तो उसकी लाउडनेस आपको कम फील होती है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। एक और फैक्टर जो है एम्पलीट्यूड को डिटरमिन करने का, वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए इसकी आवाज आ तो रही है लेकिन आवाज बहुत कम है, लाउडनेस कम है। लेकिन जरा दोबारा देखिए, अगर मैं इसको इस टेबल के साथ टच करूं, ऐसा इस वजह से हुआ स्टूडेंट क्योंकि पहले ये अकेला वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन जब मैं इसको टेबल के साथ टच करूंगा तो पूरा टेबल वाइब्रेट करेगा। तो जितनी बड़ी बॉडी वाइब्रेट करेगी उतनी लाउडनेस यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यही वजह है कि जरा दोबारा से देखिए इस ट्यूनिंग फोक को, आप देख रहे हैं इसकी लाउडनेस इतनी ज्यादा नहीं है। अब यही सेम ट्यूनिंग फोक है लेकिन इसके साथ एक वुडन बॉक्स अटैच है, तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो पूरा वुडन बॉक्स भी। तो आप जरा देखिए सेम ट्यूनिंग फोक कितना ज्यादा लाउड है। इसका मतलब लाउडनेस बढ़ जाती है जब हमारे पास बड़ी बॉडी वाइब्रेट करती है। यही वजह है अक्सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपने देखा होगा इस तरह का वुडन बॉक्स अटैच होता है। जहां पर भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक वुडन बॉक्स अटैच है, ये वुडन बॉक्स इसलिए अटैच किया जाता है ताकि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ जाए, तो उससे लाउडनेस बढ़ जाएगी और दूर तक लोगों को इसकी आवाज सुनाई देगी। स्टूडेंट्स, कुछ आवाजें ऊंची और कुछ आवाजें मध्यम क्यों होती हैं ये तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ आवाजें बारीक यानी कि श्रिल होती हैं और कुछ आवाजें भारी यानी कि ग्रेव होती हैं, जैसे मर्द और औरत की आवाज। तो आदमी की आवाज भारी क्यों होती है? जरा इस आदमी की आवाज गौर से सुने, हेलो। और अब इससे बनने वाली वेव फॉर्म को देखिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक औरत की आवाज सुनिए, हेलो, और इससे बनने वाली वेव फॉर्म को देखिए। आइए इन दोनों वेव फॉर्म्स को जरा गौर से देखते हैं। ऊपर वाली वेव फॉर्म में आप देख रहे हैं कि इतनी जगह पर सिर्फ 10 वेव्स आ रही हैं, जबकि नीचे वाली वेव फॉर्म आपको बता रही है कि यहां पर तकरीबन 20 वेव्स आ रही हैं। जहां वेव्स कम आए वहां हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कम है, तो यानी कि मर्द की आवाज की फ्रीक्वेंसी कम हुई, जबकि औरत की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि वहां ज्यादा वेव्स आ रही हैं। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? मर्द की आवाज भारी क्यों होती है? क्योंकि उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है। और औरत या बच्चों की आवाज बारीक क्यों होती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो जिस चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी आवाज बारीक, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी आवाज भारी होगी। स्टूडेंट्स, आवाज की फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बहुत से तरीके हैं। मिसाल के तौर पर यह मेरे पास एक हीलियम बैलून है। अगर मैं ये हीलियम गैस इनहेल करूं तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं मेरी आवाज कितनी बारीक हो गई है। इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वो है बॉडी की लेंथ, और बॉडी की लेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितनी लंबी बॉडी होगी वाइब्रेट करने वाली उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी और छोटी बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर देखिए, ये मेरे पास कुछ बॉटल्स हैं जिनमें आप देख रहे हैं लिक्विड डिफरेंट लेवल्स पर मैंने भरा हुआ है। आप देख रहे हैं यहां पर लिक्विड की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि लेंथ ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और आवाज भारी होगी। और आप देख रहे हैं इधर जाते हुए लेंथ कम हो रही है, जब इधर जाते हुए लेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आवाज बारीक होती जाएगी। तो जरा देखें, तो आपने देखा ग्रेजुअली आवाज जो है वो बारीक हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसी तरह इधर जाते हुए लिक्विड की लेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और आवाज भारी होगी। स्टूडेंट्स, इसको एक और तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ रॉड्स हैं डिफरेंट लेंथ के, और आपको मैंने भी बताया कि जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, यानी उसकी आवाज भारी, तो इसकी आवाज सबसे भारी होगी। तो
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा किस तरह से फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली चेंज होती है अगर लेंथ चेंज हो रही हो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसी फैक्टर पर इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो असल में इसी फैक्टर को देखकर बनाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसी एग्जांपल, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। जब लेंथ कम होगी तो आवाज बारीक होगी, और जैसे जैसे लेंथ ज्यादा होती जाएगी आवाज भारी होती जाएगी। स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में फ्रीक्वेंसी ही का दूसरा नाम सुर है। तो अगर हमें डिफरेंट सुर पैदा करने हैं तो हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा करनी है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तब पैदा होंगी जब डिफरेंट लेंथ होंगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसी असूल को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर मेटल की बहुत सी स्ट्रिंग्स हैं। एक तरफ बहुत लंबी स्ट्रिंग है, जबकि दूसरी तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं कि मुसलसल लंबाई कम हो रही है। अगर लंबाई कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो सुर चेंज होंगे। तो जरा देखते हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स किस तरह से वो डिफरेंट लेंथ की वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यानी कि डिफरेंट सुर पैदा कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स ये एक और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसका भी वही प्रिंसिपल है। आप देख रहे हैं यहां पर डिफरेंट लेंथ की मेटल प्लेट्स हैं। एक मेटल प्लेट बहुत लंबी है और दूसरी तरफ जाते हुए ग्रेजुअली लेंथ डिक्रीज हो रही है। लेंथ डिक्रीज होने का मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मतलब सुर चेंज होंगे। तो जरा देखिए, इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बिल्कुल वही प्रिंसिपल है। आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट लेंथ के रॉड्स हैं, और आप देख रहे हैं यहां पर लेंथ ज्यादा है और दूसरी तरफ जाते हुए लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो लेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जिससे डिफरेंट सुर पैदा होंगे। तो जरा देखिए, बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स ये एक और इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी वही रूल है। आप देख रहे हैं एक तरफ लेंथ ज्यादा है और दूसरी तरफ जाते हुए लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब लेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और डिफरेंट सुर पैदा होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें यहां पर, ये हमारे पास डिफरेंट लेंथ के पाइप्स हैं। अगर मैं इनको स्ट्रक करूं तो आप देखेंगे यहां पर भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट होंगी। हो सकता है स्टूडेंट्स आप में से कुछ बच्चे ये कहें कि सर एक जगह आपका रूल जो है वो फेल हो रहा है, और वो गिटार है। क्योंकि गिटार में हम देखते हैं कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है वो सेम होती है। तो यहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यानी कि डिफरेंट सुर कैसे पैदा होंगे? याद रखिएगा यहां पर हम डिफरेंट सुर पैदा करेंगे अपने हाथ के मूवमेंट से, उससे भी लेंथ ही चेंज होती है। अगर मैं स्ट्रिंग को यहां पर पकड़ता हूं तो ये जो हमारे पास पोर्शन है स्ट्रिंग का, इसमें वेव प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं यहां से पकड़ूंगा तो फिर इसका मतलब लेंथ जिसमें वेव ने प्रोड्यूस होना है वो छोटी होगी। तो हाथ की मूवमेंट असल में लेंथ ही को चेंज कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हाथ की मूवमेंट जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग की वो लेंथ चेंज कर रही होती है जिसमें वेव प्रोड्यूस होनी होती है। ये तो ऐसी एग्जांपल होगी जिसमें आप लोगों ने देखा कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो कोई लेंथ हो सकती है, पाइप हो सकती है, कोई हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उनमें हम एयर ब्लो करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, मगर प्रिंसिपल वही है। यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट लेंथ के पाइप है, एक तरफ लेंथ ज्यादा है और ग्रेजुअली दूसरी तरफ लेंथ कम हो रही है, जिसका मतलब दूसरी तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर मैं यहां पर एयर ब्लो करूं तो आप देखेंगे तो आपने देखा कि किस तरह से मुसलसल फ्रीक्वेंसी यानी कि सुर चेंज हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इस इंस्ट्रूमेंट में भी ऐसा ही होगा। तो स्टूडेंट्स
आप लोगों ने देखा कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें असल प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट सुर पैदा करने के लिए एक ही है, और वो है कि लेंथ चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जिससे आपके पास डिफरेंट सुर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में आपके साउंड के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी साइंस सेंस की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।